1 घंटे के बाद ही आहान वॉशरूम से बाहर निकलता है। वो अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आया था। उसने बस अपना ब्लैक ट्राउजर पहन रखा था, अपर बॉडी पर तो उसने कुछ भी नहीं पहना था। उसके बाद टॉवल को वो साइड में रख देता है और आईने के सामने आकर खुद को आईने में देखता है। तभी उससे पीछे बिस्तर पर बहुत ही बुरी हालत में लेटी लड़की दिखाई देती है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और एक गहरी सांस लेकर बेड की तरफ चला जाता है और फिर अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर खुद ही बाहर जाता है। उसने अभी भी अपने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहन रखा था। बाहर आकर वो लिविंग रूम में बड़े से सोफे पर बैठ जाता है, अपने पैरों पे पैर चढ़ाकर, और एक मेड जाकर टेबल पे कॉफी रख के चली जाती है और वो कॉफी का कप उठा लेता है। अभी सुबह के 9 ही बजे थे कि तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो सामने से एक आदमी खड़ा था। वो आदमी कुछ फाइलें रखते हुए कहता है, आज आपको निकलना है बेंगलुरु के लिए, वहां पर आपकी जरूरी मीटिंग है, आपको याद है ना सर। ये सुनकर आहान उन फाइलों को ध्यान से देखता है और कहता है, यस आई रिमेम्बर। ये बोलकर वो कॉफी पीने लगता है। दोपहर के 2 बज रहे थे तब जाकर जानवी अपनी आंखों को खोलती है और उसे दर्द हो रहा था, अभी भी बहुत ज्यादा, पर उसे काफी अच्छा भी फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे काफी अच्छे से क्लीन करके उसके जख्मों पर दवाई लगा दी है। ये महसूस करके वो खुद के हालात को देखते हैं। अभी उसने एक वाइट फ्रॉक पहन रखी थी और उसके बाल हल्के गीले थे और उसके जख्मों पर मरहम भी लगाया गया था। ऐसा कौन कर सकता है? क्या आहान आहान ने ऐसा किया या किसी और ने? नहीं, उस दानव से तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है। वो ऐसा नहीं कर सकता। शायद किसी मेड ने ही किया होगा। ये सोचकर वो अच्छे से उठकर बैठ जाती है और पास में रखा हुआ अपना फोन हाथ में लेती है और देखती है कि उसकी मम्मी ने बहुत सारी कॉल्स की हैं उसे। वो परेशान हो जाती है और कॉल बैक करती है मम्मी को। तभी उस तरफ से उसकी मम्मी गुस्से और चिंता भरी आवाज से कहती है, कहाँ चली गई थी तू? कब से कॉल कर रही हूँ मैं। क्या एक बार के लिए उठाने का भी मन नहीं कर रहा था क्या? ये सुनकर जानवी सोचने लगती है कि वो कैसे मुश्किलों में पड़ चुकी है। कितना दर्द हुआ था उसे उस दानव के उसके साथ, कितना कुछ किया, और ऐसे हालात में वो कैसे किसी की कॉल उठा सकती है। ये सोचने के साथ ही साथ वो बहुत ही मुश्किलों से खुद को कंट्रोल करके कहती है, मम्मी मेरे पास मेरा फोन नहीं था। आपको समझना चाहिए, मैं कॉलेज के साथ साथ काम भी कर रही हूँ, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, तो मैं कैसे फोन को उठा सकती हूँ, और पैसों का इंतजाम भी तो हो गया है ना। ये सुनकर उसकी मम्मी अपने फोन को देखती है और अपने आंसुओं को साफ करके कहती है, जिस दिन तू माँ बनेगी ना, उस दिन तुझे मेरी कंडीशन के बारे में समझ में आएगा। एक माँ का दर्द तुझे कैसे पता चल सकता है। तुझे कितनी तकलीफ, अगर मुझे कितनी तकलीफ होती है जब एक माँ का मन, मेरा मन, मेरा एक माँ, क्या बेटी अपनी की खोज में। जिस दिन तू माँ बनेगी तुझे समझ में आएगा एक माँ का दर्द। तुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। एक माँ का मन है मेरा। एक माँ क्या अपनी बेटी की खोज भी नहीं कर सकती? वो ठीक है कि नहीं है, क्या कर रही है, खाया पिया है कि नहीं है। ये सुनकर जानवी को एहसास होता है कि उसे अपनी मम्मी पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। उसका मन कर रहा था कि वो मम्मी से यह बोल दे, अपने दिल को हल्का कर दे, माँ मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ और अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, मुझे घिन आ रही है, सच में नफरत हो रही है मुझे। सारी बातें सोचने के साथ साथ उसने मन में कहा, मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है, इतनी घिन आ रही है अपने शरीर से। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, कोई बात नहीं मम्मी, आप भाई का ख्याल रखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं खाना भी खा लेती हूँ और काफी काम था ना, इसीलिए फोन नहीं उठा पाई, मेरे पास था ही नहीं बताना। और अब तो मैं फिर से जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना, जितना हो सके ऑपरेशन शुरू कर देना, ठीक है। ये सुनकर उसकी मम्मी भी अब थोड़ी नॉर्मल हो जाती है और, हाँ अपना ख्याल रखना बेटा, पता है ना मेरा दिल कह रहा है तू बहुत तकलीफ में है, मुझे ना बहुत डर लग रहा है तेरे लिए, मुझे लग नहीं रहा कि तू वहां पर खुश है, ऐसा लग रहा है कि बहुत मुसीबत में है तू।
ये सुनकर जानवी के हाथ से फोन छूट जाता है और वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। वो सच में बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। एक माँ का मन है, एक माँ को तो जरूर जान जाएगी ना उसकी बेटी की तकलीफों के बारे में। कुछ नहीं है, दर्द में है। और यही हो रहा था जानवी के साथ। पर ये सब वो अपनी मम्मी को नहीं बता सकती थी। फोन को फिर से अपने हाथों में लेकर मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है, माँ फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। अभी ना फोन रखो, आप मुझे काम पर जाना है। आप भी भाई के पास जाओ, जब ऑपरेशन की डेट फिक्स हो जाए तो मुझे बता देना। ये बोलकर वो फोन को साइड में रख देती है कि तभी एक मेड आकर टेबल पर उसका खाना रखकर बाहर चली जाती। वो खाने को देखती है, उसे भूख तो लगी थी पर उसे बहुत ज्यादा घिन भी आ रही थी। उसे खाने का मन भी नहीं कर रहा था, यहाँ से तो वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती थी। ये सोचकर वो जल्दी से उठकर अपना पर्स और अपना फोन लेती है और धीमे कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगती है। दर्द के मारे वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी। उसे अब अपनी परवाह नहीं थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती है और सीढ़ियों से उतरने लगती है। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी सीढ़ियों से उतरने में। वो ठीक से उतर तक नहीं पा रही थी, पर जैसे तैसे करके वो उतर जाती है कि तभी उसका फोन बजता है और फोन पे एक नाम फ्लैश होता है, अंजलि गुप्ता। वो जल्दी से फोन को उठा लेती है और उस पार एक औरत की थोड़ी कठोर आवाज आती है, तुम कहाँ हो? क्या तुम आ सकती हो अभी इस टाइम पर होटल में? ये सुनकर वो टाइम देखती है और कहती है, ओके, मैं अभी आ रही हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद ही वो ऑटो से उतर के एक बड़े से होटल के सामने, जो था तो होटल पर इसके पीछे क्या चलता है ये बस वहाँ के रहने लोग ही जानते हैं और काम करने वाले लोग जानते थे। वो अंदर जाती है और फिर लिफ्ट के 22 फ्लोर पर चली जाती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है कि तभी एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की काफी जल्दी में लग रही थी। इधर जानवी को देखकर वो लड़की कहती है, अरे जानवी, जल्दी से, जो तुम्हें बुला रही है अंजलि दीदी। ये सुनकर वो हाँ कहती है और फिर धीरे से कदमों से अंदर जाती है। यहाँ एक रूम था और उसी रूम में एक खूबसूरत सोफे पर एक औरत बैठी थी जिसके हाथ में कॉफी का मग था। जानवी को देखकर वो औरत मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हें पता है आहान का कॉल आया था, वो काफी खुश है तुमसे। तुम्हें पता भी है तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आहान ने खुद कॉल किया था। वहीं जानवी चुपचाप सोफे पर आकर बैठ जाती है और अपना सर नीचे झुकाकर उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे, जिसे देखकर अंजलि को अपने दिल में काफी ज्यादा दर्द महसूस हुआ, अजीब सा। और अंजलि उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, पर क्या करे, मजबूरी ही ऐसी है। पर तुम्हारे इतनी बड़ी क्या मजबूरी है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इतनी छोटी सी बच्ची हो तुम कितनी प्यारी सी। ये सुनकर जानवी अपनी आंखों को उठाकर उन्हें देखते हुए अपने हाथों को मलने लगी और कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। मुझे मर जाने का मन कर रहा है, बहुत घिन आती है अपने इस शरीर से। मन कर रहा है इस शरीर को आग से जला दूं। ये सुनकर अंजलि गुप्ता उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, रोना बंद करो, रोने से क्या होगा? इन जैसे अमीर आदमियों को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आंसुओं से। इन्हें बस अपनी मनमानी करना आता है और जैसा ये चाहते हैं अगर वैसा नहीं हुआ तो ये लोग और टॉर्चर करने लग जाते हैं। और तुम तो इतनी छोटी सी हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। पर क्या करूं, तुम्हें इतने सारे पैसे चाहिए थे, उनके अलावा कोई और था ही नहीं जो तुम्हें इतने पैसे दे दे। तुम्हें पता है ना वो कौन है? वो बस एक प्रोफेसर नहीं, वो एक माफिया है। उनके पास इतने पैसे हैं जितने हम 100 जन्मों में भी नहीं देख सकते। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और अंजलि को देखने लगती है। इधर अंजलि उसे हैरान होकर देखते हुए कहती है, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्यों लड़कियों की जरूरत पड़ी। उन्हें तो लड़कियों से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और तुम वो पहली लड़की हो उनकी जिंदगी में। पर इतना पता है कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे खतरनाक शैतान छुपा है। वो काफी खतरनाक है और बहुत ज्यादा बेदर्द है। ये तेरी हालत देखकर ही पता चल रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्ची तो 1 साल तक कैसे कैसे उसे बर्दाश्त करेगी। ये सुनकर जानवी अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर हिम्मत के साथ कहती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। और उसकी हैवानियत में
भी मैं देख चुकी हूँ कि ज्यादा कितना नीचे गिरेगा। अभी तो मैं जिंदा हूं ना, आगे भी रहूंगी। ये कहकर अंजलि गुप्ता जो चलाती थी इस प्रोस्टिट्यूशन को, पर यहाँ पर लड़कियां अपनी मर्जी से ही आती थी, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया जाता। और यहाँ पर सारी ही लड़कियों के एक खराब बैकग्राउंड है, करके तो रहे थे वो सभी ये काम कर, पर एक बहुत बड़ी मजबूरी है। पर कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो खुद की मर्जी से भी यहाँ पर ये सब करती हैं, और अंजलि गुप्ता के थ्रू ही मिली थी। वहीं ये हमारी जानवी आहान से, और पहली बार में जानवी को पसंद कर लिया गया था आहान ने। फर्स्ट नाइट के बाद ही आहान 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था जानवी यानी जानवी से। 1 साल तक उसके साथ रहेगी और उसके शारीरिक सुख खुशियों को पूरा करेगी। वहीं अंजलि कॉफी का मग टेबल पर रखकर उससे पूछती है, पूछे कि नहीं तुझे यहाँ क्यों बुलाया है। ये सुनकर जानवी हैरान होकर कहती है, ये तो पूछा ही नहीं मैंने आपसे। क्यों, यहाँ क्यों बुलाया है मैम। ये सुनकर अंजलि हंसते हुए कहती है, मुझे मैम बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे दी बुलाओ, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे तुम अपनी बड़ी बहन समझो, वैसे भी तुम्हारा भाई और तुम्हारी सारी चीजों के बारे में तुमने मुझे बता ही दिया था, और रूपल ने भी मुझे बताया। ये सुनकर जानवी हल्का मुस्कुराती और कहती है, शायद वो नहीं होती तो आज शायद मैं अपने भाई को खो देती। अपनी बात हुई कि उसने, और अब आपको सब कुछ पता है। ये सुनकर अंजलि हंसते हुए कहती है, सच में तू एक छोटी बच्ची है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं पैसों का अरेंजमेंट करके तुझे दे देती और सब इतने गंदे कामों में तुझे आने ही नहीं देती। पर क्या करूं, मुझे और भी काफी लड़कियों को पैसे देने पड़ते हैं, फिर हमें आश्रम भी तो चलाना पड़ता है ना, इसलिए मैं नहीं कर पाई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि तुम जैसी बच्चियों की जिंदगी बचा सकूं, पर मैं कितना ही करूं, मेरे हाथ में जितना है मैं उतना ही कर सकती हूँ। अंजलि की बातें सुनकर जानवी को पता चल रहा था कि अंजलि कितनी अच्छी है, पर उसकी बातों में एक अजीब सा दर्द झलक रहा था जो जानवी को समझ आ रहा था। इसलिए जानवी कुछ पूछने ही वाली थी उनसे कि तभी जानवी का फोन बजने लगा। वो फोन चेक करती है तो उसी दानव का कॉल आया था। वो घबरा जाती है। वहीं उसे घबराया देखकर अंजलि पूछती है, क्या हुआ, क्यों घबरा रही हो। ये सुनकर वो परेशान होकर, उनका कॉल आया है। ये सुनकर अंजलि उसे कॉल उठाने को कहती है। वो भी जल्दी से कॉल उठा लेती है और उस पार से एक ठंडी और कठोर आवाज आती है, कहाँ हो तुम। जानवी डरते हुए कहती है, जी वो अंजलि दीदी ने मुझे बुलाया था, इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। ये सुनकर आहान दांत पीसकर कहता है, मना किया था ना वहां पर मत जाना, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि वहां पर चली गई। वही फोन स्पीकर पे था, इसलिए अंजलि ये सब सुन रही थी। एकदम से अंजलि जानवी के हाथ से फोन ले लेती है और खुद से ही बात करते हुए कहती है, मैंने ही बुलाया था, देखो तुमने उसे खरीदा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। उसे इतना हक है कि वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा सके, और मैंने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, और मुझे पता है वो खाना खा ले की हालत में भी नहीं होगी, इसलिए, और तुम तो उसका ख्याल रखने से रहे। ये सुनकर आहान गुस्से में अपना दांत पीस देता और कुछ नहीं कहता अंजलि को, क्योंकि वो अंजलि की रिस्पेक्ट करता था और वो अंजलि को कुछ नहीं कहना चाहता, पर उसके मन ही मन सोच लिया कि वह अपनी बातों को ना मानने का बदला जरूर लेकर रहेगा। जानवी को छोड़ने वाला तो वो वैसे भी नहीं था, क्योंकि जानवी ने उसकी बातों को ना मानकर उसे बिना बोलकर वहां से चली गई, और वो भी कहाँ, वो उस होटल में जहाँ वो गंदे गंदे काम होते हैं। तो क्या होने वाला है इसके बाद, फिर से आहान टॉर्चर करेगा जानवी को अपनी बातों को ना मानने की वजह से, और क्या जानवी फिर से सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करेगी। क्या कभी जानवी की मजबूरियों के बारे में आहान को पता चलेगा, और क्यों आहान नहीं जानवी को खरीदता है। जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए।